हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे जो प्रावधान हैं वो हमारे संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो सारी बातों को डिटेल से हम लोग कवर करेंगे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एक खास लाभ मिलने वाला है कि पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से तो वो आपसे मिस नहीं होंगे, चाहे सवाल का स्तर कितना ही कठिन क्यों ना हो। ठीक है। और एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है कि जहां से सवाल या एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली काफी लाभ देखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर जिसका एग्जाम आप सभी को पता है, आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 29 नवंबर को संभावित है। सिलेबस नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अब जल्द ही इसके भी सिलेबस और नोटिफिकेशन जो है वो आ सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि यार आपको पता है कि 3 महीने के आसपास का समय बचा है और समय काफी कम है, तैयारी काफी ज्यादा करनी है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है काफी वास्ट भी है, तो आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, लगातार आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता जो है एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है। क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं ना मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को पता है। साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी लगभग 300 से ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो यहां पर आपको काफी सारी जो चीजें हैं डिटेल में पढ़ाई जा रही है, आप सभी को पता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन के जो चांसेस है ना वो टोटली जीरो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू करें। ठीक है। और ये जो वीडियो है इसे आप डेमो क्लास के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का। वैसे तो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर काफी सारी डेमो क्लासेस मेरी देखने को मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस का ना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको मेरी तमाम जो डेमो क्लासेस है जो अभी तक मैंने ली है यूट्यूब चैनल पर, वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। आज के इस क्लास को भी आप एक डेमो क्लास के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो हमारी जो बेसिकली क्लास चल रही है उसका ये एक पार्ट है ये, बट आप इसे डेमो क्लास के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस क्लास में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, ये पहले उसका एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं जो चीजें आपको इस लेक्चर में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिकली संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे, आखिर किस भाग में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देन फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में एक्चुअल में ये प्रक्रिया कार्य कैसे करती है, मतलब संविधान में संशोधन आखिर कैसे किया जाता है। विधेयक लाना पड़ता होगा ना, किसी न किसी सदन में लाएंगे, तो कैसे वहां से पास होगा, कैसे राष्ट्रपति के पास जाएगा। यही वो बेसिकली सेक्शंस हैं जहां से सवाल एग्जामिनर पूछते हैं लगातार। ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन के भी कुछ प्रकार हैं, तो टोटल 3 अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम डिस्कस करेंगे संसद की शक्ति और न्यायिक विकास के बीच, मतलब एक प्रकार से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच जो पॉलिटिकल टसल हुआ है ना संविधान में संशोधन करने के मैटर में, उनको डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जजमेंट में जुडिशरी ने क्या क्या ऑर्डर जारी किए और पार्लियामेंट ने क्या क्या अमेंडमेंट करके चीजों को बदलने की कोशिश की। क्योंकि यहां से भी काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। गोलकनाथ केस की बात करें, केशवन भारती केस की बात करें, या मिनर्वा मिल्स केस की बात करें। ठीक है। तो ऐसे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके बारे में जानेंगे, ब्रीफ में जानेंगे, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं अननेसेसरी बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं बताऊंगा और बहुत शॉर्टकट में भी चीजों को सीमित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा पर्पस ये रहता है क्लास में कि जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सारी चीजों को मैं अपने स्टूडेंट से क्या करूं, शेयर करूं। ठीक है। आपको क्लास में भी मैं जितने नोट्स प्रोवाइड करता हूं वो स्पेसिफिक बनाए गए हैं, काफी रिसर्च के द्वारा मैंने इसे प्रिपेयर किया हुआ है। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो आपको पता है कि आपको काफी सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। कई सारी जो चीजें हैं बुक में, किताबों में अच्छे से बताई नहीं जाती है, या भाषा अगर आप देखेंगे तो काफी कठिन भाषा रहती है जो आसानी से हमको समझ में नहीं आती है। तो मैं क्लास के दौरान भी आपको काफी सारे जो नोट्स प्रोवाइड करता हूं, वो उसमें कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आसान भाषा में चीजों को समझाऊं, है ना। और आज के इस क्लास में भी हम इसी फॉर्मेट को बेसिकली हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन आखिर में है क्या। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार तो हो गया था, लेकिन इसे इस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया। और पूरी तरीके से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब संविधान एक बार बन गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि संविधान में कोई परिवर्तन अब नहीं किया जा सकता। या 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान का निर्माण हमने कर लिया, क्या वही संविधान लाइफ टाइम सेम टू सेम रहने वाला है? ऐसा तो नहीं है। तो हमारे संविधान में आप सभी को पता है कि मूलतः अगर देखा जाए तो कितने पार्ट्स है? 22 अलग अलग पार्ट्स है, 22 अलग अलग भाग है। इन्हें आप चैप्टर्स के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं। और टोटल अगर देखा जाए मूल रूप से तो 395 क्या थे? आर्टिकल थे। इन 22 भागों में से एक भाग था भाग 20, या भाग था क्या बोले, भाग है बोलते हैं हम ना, भाग 20 या पार्ट 20, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। तो संविधान संशोधन के बारे में जिस भाग में बताया गया है वो है भाग 20। इसमें केवल और केवल एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 368। अब इसमें भी कुछ अलग अलग क्लॉज है। अगर टोटल देखा जाए ना तो 5 इसमें क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, 3, 4, 5। ठीक है, जहां पर जितने पढ़ने की हमको रिक्वायरमेंट होगी मैं सारी चीजों को आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो 368 केवल एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा भाग 20 में। भाग 20 का जो टाइटल है वो है संविधान संशोधन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भाग 20 में बताया गया है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है या बहुत ज्यादा सरल है, अगर हम इस बारे में बात करें तो आपको शुरू में ही समझ लेना चाहिए कि संविधान संशोधन के 3 अलग अलग प्रकार हम देखेंगे आज के इस क्लास में, है ना। और कौन से प्रावधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कंपेयर किया जाता है ब्रिटेन से या अमेरिका से। तो अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन में संविधान संशोधन करना जो है वो बेहद आसान है। वहां पर जिस प्रकार से पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है ना, उसी माध्यम से संविधान में भी संशोधन वहां पर पॉसिबल है। तो वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो काफी सरल है, काफी आसान है। और एक तरफ हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में संविधान संशोधन जो है वो काफी कठिन कार्य है। और इतना कठिन है कि यार इतने सालों में अब तक केवल 27 बार संविधान संशोधन हुए हैं, है ना। तो जो संविधान जो है बेसिकली 1789 में बनकर तैयार हुआ ब्रिटेन में, सॉरी यूएसए में, उसमें अभी तक केवल 27 संशोधन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहां पर कितनी कठिन है। भारत में संविधान निर्माता ये चाहते थे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान भी ना हो ब्रिटेन के जैसे। बहुत ज्यादा आसान होता तो हर 5 साल में पता चला एक नई पार्टी की सरकार बन रही है, जो भी पार्टी आ रही है सरकार बनाने के लिए वो अपने हिसाब से संविधान में परिवर्तन करते चली जा रही है। इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, और ना ही इतना कठिन हो अमेरिका के जैसे कि महत्वपूर्ण बदलाव भी हम चाहकर भी ना कर पाए। तो इतना भी कठिन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक मध्यम मार्ग को चुना गया। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लचीलेपन और कठोरता का यहां पर संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा लचीला है, ना तो बहुत ज्यादा आसान है संविधान में संशोधन करना, और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि दोनों के बीच का एक मिश्रण देखने को हमको मिलता है। ठीक है, यह दोनों का क्या है? एक बेहतरीन एवं संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है हमको भारत में संविधान संशोधन जिस तरह से किया जाता है। तो एक बेसिक सी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, और सभी को पता है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भाग 20 में केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसके पास है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार की विधायिका के पास है, यानी कि संसद के पास है। और संसद की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आखिर किस देश से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में लिया है। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, उसे हमने किस देश के संविधान से लिया है। कई बार सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे ये जो व्यवस्था है ना संविधान संशोधन की, ये हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो प्रक्रिया हम देखेंगे यहां पर, उनमें से अधिकांश जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे।
नाउ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 368 जिसमें बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में, पार्ट 20 के अंतर्गत केवल एक ही आर्टिकल है। हालांकि इस आर्टिकल के भी 5 अलग अलग क्लॉज है, ठीक है। लेकिन 5 क्लॉज की अगर हम लोग बात करें ना, तो करंट में तो 3 क्लॉज ही आपको देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए है, क्लॉज 1 में तो सबसे पहले बताया गया है कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है ना। और संसद जो है अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। और ये बदलाव जो है वो 3 अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। पार्लियामेंट अगर चाहे तो संविधान में कोई नया प्रावधान ऐड कर सकती है, ठीक है, तो एडिशन कर सकती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिवर्धन। या तो कोई मौजूदा जो प्रावधान है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, यानी कि कुछ वेरिएशन कर सकती है। और या तो अगर संसद चाहे तो कोई संविधान का ऐसा प्रावधान जो मतलब समय के अनुरूप नहीं है तो उसे संविधान से हटा भी सकती है, यानी कि रिपील भी कर सकती है। तो इसे कहते हैं निरसित कर देना, ठीक है। तो संविधान में संशोधन किया जा रहा है, मतलब संविधान में या तो नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, या जो प्रावधान है एग्जिस्टिंग उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, या तो एग्जिस्टिंग जो प्रावधान है जो समय के अनुरूप सही नहीं है उन्हें रिपील कर दिया जा रहा है, निरसित कर दिया जा रहा है। तो इन 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है और इसके बारे में बेसिकली बताया गया है क्लॉज 1 में, 368 क्लॉज 1 में, ठीक है। इसके बाद 368 का जो क्लॉज 2 है ना, इसमें ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि आखिर संविधान संशोधन किस विधि से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। जो संविधान संशोधन विधेयक है वो पहले किस सदन में लाया जाएगा, फिर कैसे पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास कैसे जाएगा, तो वो सारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है क्लॉज 2 में। आपके लिए जो ध्यान में रखना है वो केवल इतना है कि आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 1 सबसे महत्वपूर्ण। क्लॉज 2 में प्रक्रिया के बारे में बताया गया जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लॉज 3 में बताया गया है कि बेसिकली एक आर्टिकल हमने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधि होगी जो कि मौलिक अधिकारों का क्या करेगी? उल्लंघन कर रही है, ठीक है, या उसे न्यून कर रही है, कम कर रही है, तो ऐसे सभी विधि, ऐसे सभी कानून क्या हो जाएंगे? नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, उनको निरसित कर दिया जाएगा, उन्हें लागू नहीं किया जाएगा, वो शून्य घोषित किए जाएंगे, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 13 में, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। ये बेसिकली व्यवस्था की गई है क्लॉज 3 में। और जब मूल संविधान जब हमारा था ना, तो मूल संविधान में 368 का क्लॉज 3 बिल्कुल भी नहीं था। ये एक्चुअल में एक संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन जो किया गया 1971 में, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें से एक बदलाव यह था कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत बेसिकली जो बताया गया है वहां पर कि कोई भी विधि, कोई भी कानून जो बेसिकली मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है वो क्या हो जाएगी? वो लागू नहीं हो जाएगी, उन सभी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये काम कौन करता है? ये काम न्यायालय करता है। यानी कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 में भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करें, जो बेसिकली जुडिशरी को, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देती है, ठीक है। ऐसा कोई भी कानून जो संसद ने बना दिया है और पता चल रहा है कि उससे आपके और मेरे फंडामेंटल राइट का यार हनन हो रहा है, हमारी समानता का अधिकार प्रभावित हो रहा है या स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है, ठीक है। लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो किया गया ना, उसमें आर्टिकल 368 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 368 क्लॉज 3। और आर्टिकल नंबर 13 में भी एक नया क्लॉज वहां पर भी जोड़ा गया, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 13 क्लॉज 4, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि भैया विधि के अंतर्गत ना संविधान संशोधन नहीं आएगा। लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपको बेसिकली हम बात करें, इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जुडिशरी और संसद के बीच जो पॉलिटिकल टसल चल रहा था, है ना, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो विधि या कानून के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, इसको लेकर के बड़ा तर्क वितर्क चल रहा था, ठीक है।
विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें शामिल है, वो सब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताया गया है। हमने क्लास में ऑलरेडी सारी चीजें कवर की है। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप वापस से जाकर उस वीडियो को देखना और रिवाइज करना। फंडामेंटल राइट का जो स्टार्टिंग का क्लास है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हमने आई थिंक 7 से 8 क्लासेस कवर की है। उसमें डिटेल में मैंने सारी चीजें पढ़ाई आपको, तो वहां पर एक बार आप जाकर के रिवाइज कर लेंगे अगर आपको याद नहीं आ रही होंगी। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में यह बताया गया है कि विधि यानी कि कानून के अंतर्गत में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे स्थायी विधि आती है, जो विधि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो। अस्थायी विधि आती है, यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया बेसिकली अध्यादेश है, उसकी हम बात करें। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान आते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो नियम कानून उपनियम जो जारी कर रही है ना। और लास्ट में हमने क्या देखा था, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। तो ये 4 प्रमुख चीजें आती हैं आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 में। इन सारी चीजों को स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा गया है ना कि संविधान संशोधन किया गया है वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। और इसी को लेकर जो घमासान चल रहा था, तो बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये संविधान में ही ऐड कर दिया गया कि यार संविधान में संशोधन अगर कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, ये बेसिकली विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। और विधि के अंतर्गत जब संविधान संशोधन नहीं आया तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है न्यायपालिका को संविधान संशोधन के मैटर पर नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा तो उन्हीं मैटर में किया जा सकता है ना जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ऐसा कोई विधि है, ऐसा कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रही है, तो उसकी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन तो अपने आप में कोई विधि या कानून है नहीं, तो फिर न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान में संशोधन करके हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सरकार हमसे छीन सकती है। ये बेसिकली बात है। और लास्ट में थोड़ी स्टोरी हम लोग और देखते हुए चलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज 1 ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें संविधान में संशोधन की बारे में बताया गया। और आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। 3 में बताया गया है कि भैया आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें संविधान संशोधन नहीं आता। अर्थात संविधान संशोधन जो किया गया है कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये संविधान में अमेंडमेंट किया जा रहा है ना, संविधान में संशोधन किया जा रहा है। तो विधि से इसका जो दर्जा है वो काफी ऊपर है, ये बताया गया। ठीक है, और बेसिकली हम बात करें 368 क्लॉज 4 और 368 क्लॉज 5, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन 1980 में जो मिनर्वा मिल्स का जो जजमेंट आया, बेसिकली केस का जो जजमेंट आया, उसमें जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं। अब हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में बताया गया। संविधान में संशोधन आखिर कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि संसद, हमने डिस्कस किया था ना भाई, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे है? संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं है, है ना, राष्ट्रपति जी को नहीं है। किसके पास शक्ति है? संसद के पास पावर है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और प्रक्रिया कैसे कैसे हो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो संसद में आपको पता है कि कितने सदन है? 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, तो यहां पर संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए एक विधेयक तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, एक विधेयक को पहले हम लोग क्या कहते हैं? विधेयक हम तब कहते हैं जब वो संसद में प्रस्तुत हो जाए। और पहले उसे क्या कहा जाता है? जब संसद में वो प्रस्तुत नहीं है तब उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट, यानी कि मसौदा। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा संविधान में संशोधन करने से संबंधित। जैसे ही ये ड्राफ्ट जो है, जो संविधान के किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में संशोधन करना चाह रहा है, जैसे ही ये संसद में प्रस्तुत होता है, संसद की हम बात करें तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, फिर वो कहलाता है क्या? विधेयक। और ऐसा विधेयक है जो संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी इसे लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी इसे लाया जा सकता है। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लेगा कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव है, विधेयक जो है, वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा ना।
ध्यान में रखेंगे, दोनों ही सदन में लाया जा सकता है। एक सदन में फॉर एग्जांपल लोकसभा में लाया गया तो यहां से जब वो पास हो जाएगा तब जाएगा राज्यसभा में, या राज्यसभा में लाया गया तो यहां से पास हो जाएगा तब जाएगा लोकसभा में, और दोनों सदन से जब वो पास हो जाएगा तब कहां पर जाएगा, तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की सहमति के, सिग्नेचर के, वो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है। सबसे पहली बात, जैसा कि आपने धन विधेयक के बारे में पढ़ा होगा, धन विधेयक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और लोकसभा में भी प्रस्तुत करने से पहले उसके जरूरी है कि राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी हो, अपनी सहमति दी हो। तो राष्ट्रपति से एसेंट लेना जरूरी है, उनकी मंजूरी जरूरी है धन विधेयक के मामले में। यहां पर संविधान संशोधन के मैटर में ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तावक व पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ऐसी है कि इसे मंत्री यानी कि सरकारी सदस्य भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कई बार लोगों को डाउट होता है सरकारी सदस्य क्या है सर और गैर सरकारी सदस्य क्या है, तो हमने क्लासेस में ऑलरेडी सारी चीजें कवर की है। सरकारी सदस्य में आ जाते हैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, चाहे उनका लेवल कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, किसी भी प्रकार के मंत्री हो, वो सभी आते हैं सरकारी सदस्य में, और जो मंत्री नहीं है वो आते हैं गैर सरकारी सदस्य में। तो इस विधेयक को चाहे सरकारी सदस्य हो चाहे गैर सरकारी सदस्य हो, दोनों ही प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इवन प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि धन विधेयक में अनुमति ली जाती है, यहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है, मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं बहुमत विधेयक, मतलब विधेयक को हम सहमति मतलब पास कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल लोकसभा से हमने पास किया, फिर राज्यसभा से पास किया, तो कैसे पास किया, किस बहुमत से पास किया, क्योंकि साधारण विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे तो साधारण बहुमत से पास कर देते हैं, मतलब जितने लोग उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, उनमें आधे से अधिक। ठीक है, 543 आपको पता है लोकसभा की सदस्य संख्या है। विधेयक मान लो किसी दिन पेश किया गया, सबके सब उपस्थित तो होते नहीं है जनरली, फॉर एग्जांपल 200 लोग ही प्रेजेंट हुए लोकसभा में, तो विधेयक को पास करना है। ठीक है, तो वोटिंग कराई जाएगी, तो क्या होगा, जितने लोग उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, उनका बहुमत। 200 लोग उपस्थित हैं, 200 लोगों ने ही मतदान अगर किया, और फॉर एग्जांपल विधेयक को पास करने के लिए 101 वोट मिल गए, तो वो उस सदन से पास हो जाएगा, चले जाएगा दूसरे सदन में। ठीक है, क्योंकि 200 का आधा हो जाएगा 100, और आधे से अधिक मतलब 1 प्लस कर देंगे तो आधे से अधिक हो गया, तो 101 में काम चल जाएगा। ये साधारण बहुमत है। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, यहां पर आवश्यकता होती है विशेष बहुमत की। ठीक है, तो विधेयक को पहली बात यह है कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना पड़ेगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, अगर आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ना बहुमत के अलग अलग होते हैं प्रकार मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुमत के प्रकार के बारे में, डेमो क्लास के रूप में। वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से जाकर के चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या है ना, बहुमत के अलग अलग टाइप के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे भी हमने डिटेल से कवर किया हुआ है। और इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला है आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितनी चीजें मैंने बताई है काफी डिटेल से बताई है, काफी डिटेल से पढ़ाया हुआ है मैंने। लगभग आपको पता है कि 3 महीने हमको इंडियन पॉलिटी को कवर करने में लगे हैं, जहां पर मैंने सारी चीजों को डिटेल से पढ़ाया है। तो आप इन वीडियो के माध्यम से प्रिपरेशन अब काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। ठीक है, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि विशेष बहुमत से इसे पारित करना पड़ता है, और विशेष बहुमत भी क्या है वो आगे मैं बताते चलूंगा। अभी हम लोग चरण, अलग अलग चरण को डिटेल से हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेष बहुमत में क्या होगा उसे बताते चलूंगा आगे अभी, या यहीं पर मैं बता देता हूं यार, और क्या आगे आगे फिर बाद में और डिस्कस कर लेंगे। यहां पर बात की गई है विशेष बहुमत की ना, तो अलग अलग प्रावधान में अलग अलग प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। एक तो विशेष बहुमत जो है महत्वपूर्ण, जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है, वो है बेसिकली अगर हम बात करें तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है,
सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक पॉइंट ये हुआ। हम बात कर रहे हैं विशेष बहुमत की, जिसका प्रयोग जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एक पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट, ये प्लस है ना, दोनों के दोनों अनिवार्य है, ठीक है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक। तो ये दोनों शर्तें मैंडेटरी है, ठीक है, तब जाकर के विशेष बहुमत कहलाएगा आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत। और इसके अलावा एक कुछ प्रावधान हम ऐसे देखेंगे जो बेसिकली संघीय ढांचे में परिवर्तन करने के उद्देश्य से लाए अगर जा रहे हैं, तो वहां पर आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी जरूरी हो जाती है, तो उसे आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विशेष बहुमत है कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर दो अनिवार्य शर्तें हैं। एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए, और दूसरा उपस्थित और मतदान करने वाले जितने लोग हैं उनका होना चाहिए 2/3 बहुमत, तब जाकर के वो जो प्रस्ताव है या हम बात करें विधेयक है वो एक सदन से पारित हो जाएगा। तो दोनों सदनों से इसी प्रकार से पास होना जरूरी है, ठीक है। संयुक्त बैठक का अभाव, साधारण विधेयक के केस में हम बात करें, वित्त विधेयक के केस में हम बात करें, संयुक्त बैठक वहां पर बुलाई जा सकती है। बट धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि राज्यसभा को पावर ही नहीं है ज्यादा, 14 दिन तक ही होल्ड कर सकता है, ठीक है। और संविधान संशोधन के केस में ऐसा है कि भैया दोनों सदन से अलग अलग पास होना मैंडेटरी है, संयुक्त बैठक यहां पर नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या होता है। संघीय ढांचे हेतु राज्यों की सहमति, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर संविधान का कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें संशोधन किया जा रहा है और उससे संघीय ढांचा कहने का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनमें कुछ अंतर आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूं जीएसटी की, हम बात कर लेते हैं, है ना। जीएसटी बेसिकली जब लागू किया गया तो एक ऐसा प्रावधान था, आर्टिकल नंबर 279 में इसके बारे में बेसिकली प्रावधान किया गया है। और ये एक ऐसा प्रावधान था जो बेसिकली कर प्रणाली को संशोधित कर रहा है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले पर इसे लागू किया गया। तो यहां पर केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित हो रहे हैं, तो यहां पर आधे राज्य विधानमंडलों से भी स्वीकृति ली गई, तब जाकर के जो संविधान संशोधन किया जा सका, ठीक है। तो वही बात की जा रही है, संघीय ढांचे हेतु ना कोई भी ऐसा प्रावधान जो संघीय ढांचों में परिवर्तन कर रहा है, वहां पर राज्यों की सहमति जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। और कितने राज्यों की सहमति? आधे राज्यों की सहमति। और राज्य की सहमति मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री ने हाँ सिग्नेचर करके दे दिया, हाँ भैया हम सहमति दे रहे हैं, ऐसा नहीं। राज्य में जो विधानमंडल है ना, ठीक है, उसकी सहमति चाहिए। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में विधानमंडल है, विधानमंडल कहने का मतलब है विधानमंडल के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 2 सदन रहते हैं और एक हो गया राज्यपाल, ये सब आ जाते हैं विधानमंडल में। बट अधिकांश राज्य में आप देखेंगे कि यार अपर हाउस तो होता ही नहीं है, केवल 6 राज्य में ही है, विधान परिषद तो होता ही नहीं है, विधानसभा है। तो जिन राज्यों में केवल एक सदन है तो वहां विधानमंडल में एक ही सदन आ गई, जैसे छत्तीसगढ़ में विधानमंडल में विधानसभा आ जाती है, ठीक है, सदन की अगर बात करें तो। बाकी अंग की बात करेंगे तो राज्यपाल भी है भैया अंग, जैसे कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन संसद में 2 सदन है, 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब अंग बोलेंगे तब राष्ट्रपति आते हैं, जब हाउस बोल रहे हैं तब नहीं। हाउस मतलब 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो अंतर समझना, कई बार बेसिक सवाल भी पूछे जाते हैं जो आप पढ़कर भी गलत करके आ जाओगे, ये नहीं करना है, क्योंकि इसी से आप सिलेक्शन से दूर होगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करने, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा सहमति दी जाए, और सहमति वो कैसे देंगे? साधारण बहुमत से देंगे। राज्य विधानमंडल जो सहमति देंगे वो साधारण बहुमत से देंगे, विशेष बहुमत से नहीं। विशेष बहुमत की आवश्यकता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन कोई ऐसा प्रावधान जिसमें संशोधन किया जा रहा है जो संघीय ढांचे को परिवर्तित कर रहा है, वहां पर राज्यों से भी सहमति चाहिए। और कितने राज्य? आधे राज्य। जैसे अभी 28 राज्य हैं, तो 14 राज्य अगर समर्थन दे देंगे तो काम चल जाएगा। तो राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, और विधानमंडल जो है वो कैसे पास करेंगे? साधारण बहुमत से पास करेंगे। लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई है, कितने समय के भीतर राज्य विधानमंडल अपनी सहमति देंगे, तो समय सीमा नहीं बताई गई। अगर आपको एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि कितने समय के भीतर विधानमंडलों को अपनी स्वीकृति देनी है,
तो भैया ये तो बताया ही नहीं गया, समय सीमा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। अब दोनों सदन से पास हो गया विधेयक और गया है राष्ट्रपति के पास। तो 1971 से पहले मेरे भाई मेरे दोस्त ये व्यवस्था थी हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति इस पर भी ना, संविधान संशोधन विधेयक पर भी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, बट 24वां संविधान संशोधन जो किया गया 1971 में, इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, काफी ज्यादा डायनेमिक, काफी प्रोग्रेसिव, आप सभी को पता है। तो उनके द्वारा यार व्यवस्था की गई कि यार अगर संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, कोई विधेयक आया है, राष्ट्रपति के पास जब जा रहा है वो विधेयक, तो राष्ट्रपति इसमें वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो 24वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें से एक बदलाव ये था कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को सहमति देना क्या है, बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। राष्ट्रपति मना कर ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। ठीक है, ये ऐड कर दिया गया। तो इस संशोधन के बारे में याद रखेंगे, जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि आखिर किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो बाध्यकारी बना दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ब्रीफ में बताया गया है, जहां पर मैंने शामिल किया है कि पहली बात तो यह है कि चरण एक में क्या हो रहा है कि विधेयक जो है उसको पूरा स्थापित किया जा रहा है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में इसकी प्रस्तुति हो सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सदन में संविधान में संशोधन करने का जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद विशेष बहुमत से इसे पारित करना होगा। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत क्या होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रावधान है जो संघीय ढांचे को परिवर्तित कर रहा है, तो यहां पर राज्य विधानमंडलों का भी समर्थन चाहिए, आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए, और राज्य विधानमंडल अपने साधारण बहुमत के माध्यम से स्वीकृति देंगे। दैट्स इट। और इसके बाद चौथा चरण है राष्ट्रपति की सहमति। तो राष्ट्रपति को भैया सहमति देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते, बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, तो यह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वो प्रक्रिया तो हमने समझ लिया, बट संविधान में संशोधन के 3 अलग अलग प्रकार हम डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो संविधान संशोधन के भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। बट ये क्या बोल दिया सर आपने? अभी तो आपने बताया था कि साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, फिर ये क्या चीज है? देखो, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है केवल साधारण बहुमत के माध्यम से, लेकिन इन्हें ना हम संविधान संशोधन के अंतर्गत, मतलब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। मेरी बात को समझना गौर से, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है किसमें? भाग 20 में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 368। आर्टिकल नंबर, देखो संविधान में संशोधन ऐसे तो 3 प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन हो सकता है 2 प्रकार से। एक है विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ऐसे प्रावधान जहां पर संघीय ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है किया जा रहा है, उनके लिए आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी जरूरी है। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो संविधान संशोधन किया जा सकता है 3 प्रकार से। ठीक है, एक है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है फिर 368 के अंतर्गत आ जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा भी 368 के अंतर्गत आ जाएगा, विशेष बहुमत भी चाहिए प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के आखिर वो कौन से प्रावधान है जिनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साधारण बहुमत, मतलब पता है आपको, उपस्थित और मतदान करने वाले जितने हैं उनमें आधे से अधिक, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक मतों की आवश्यकता, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल मेजोरिटी।
अगर 100 सदस्य ही उपस्थित हैं किसी सदन में तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 100 का आधा हो गया 50 और आधे से अधिक मतलब 50 + 1 51, तो पास हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी है। तो यहां पर ध्यान में रखना है आपको, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन इसे नहीं माना जाता है ना। यह साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के तहत ही संपादित होता है। ठीक, तो आर्टिकल नंबर बेसिकली अगर हम लोग बात करें 368 के अंतर्गत दो प्रकार से संशोधन किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा रहा है। पहला है साधारण बहुमत के माध्यम से, है ना, और साधारण बहुमत के माध्यम से जो संशोधन किया जा रहा है उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। तो कौन कौन से वो प्रावधान है जिनमें साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सब हमने पढ़े डिटेल से, आपको पता है। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 के तहत जो प्रक्रिया बताई गई है, जो चीजें बताई गई है उनमें संशोधन करना है तो उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता, आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता, है ना। वो संविधान में संशोधन तो किया गया लेकिन साधारण बहुमत से किया गया। और आर्टिकल 2 और 3 में मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है आर्टिकल 2, जो एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स हैं उनके रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन की बात करता है, नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन की बात करता है आर्टिकल नंबर 3, और आर्टिकल नंबर 4 प्रक्रिया के बारे में बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत क्या बेसिकली प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों में अगर किसी भी प्रकार से परिवर्तन करना है, इन संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। विधान परिषद, हमने जैसे देखा कि वर्तमान में 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में केवल एक सदन है, विधानसभा। तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसकी समाप्ति करनी है, ये चीजें जो भी है ना, ये भी साधारण बहुमत के माध्यम से की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 169 में बताया गया है स्टेट्स के लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें विधान परिषद के गठन या उसके उत्सादन यानी कि समाप्ति के बारे में। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपको पता है विधान परिषद नहीं है, तो अगर छत्तीसगढ़ में विधान परिषद बनाना है तो सबसे पहले तो ऐसा प्रस्ताव जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा है और विधान परिषद यानी कि अपर हाउस बनाना है, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा है, ठीक उसी तरह से। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहले इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। विशेष बहुमत मतलब वही जो मैंने आपको बताया, आधे से अधिक का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, इस प्रकार से पास करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की विधानसभा से। देन ये जाएगा संसद में, पार्लियामेंट में, यही प्रस्ताव जो है वो, और पार्लियामेंट जो है ना इसे कैसे पास करेगी, साधारण बहुमत से। तो हम संसद की बात कर रहे हैं, विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति अल्टीमेटली तो संसद ही करेगी। प्रस्ताव जो है राज्य की विधानसभा से विशेष बहुमत से पास होने चाहिए, देन फिर पार्लियामेंट उसे पास करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से जुड़े हुए अगर कोई प्रावधान है, अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो ये भी साधारण बहुमत से ही होगा। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन चुनाव की हम बात करें, इसमें किसी भी प्रकार से कुछ भी संशोधन करना है किसी प्रावधान में तो ये भी साधारण बहुमत से होगा। और 5वीं और 6ठी अनुसूची से जुड़े अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक विषय की बात करें, अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो ये भी साधारण बहुमत से ही होगा। तो ये याद रखने हैं कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कई बार एग्जामिनर जो है टफ सवाल बनाने के लिए पूछ सकता है ना कि संविधान में संशोधन जो है साधारण बहुमत से किन विषयों में किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य बनाने की हम बात करें, भाग 1 की हम बात करें, भाग 2 नागरिकता की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, इसके अलावा विधान परिषदों के निर्माण की हम बात करें या समाप्ति की बात कर रहे हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित मुद्दों की बात करें, या 5वीं और 6ठी अनुसूची से जुड़े सब्जेक्ट की बात करें, यहां पर संशोधन साधारण बहुमत से होता है। इन्हें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विशेष बहुमत के द्वारा। तो विशेष बहुमत क्या होता है ये हमने देख लिया, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक बहुमत। जैसे कि लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा का अलग हो जाएगा, राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां का अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों की सदस्य संख्या में अंतर है। लोकसभा में 543 है तो वहां पर 543 का आधे से अधिक, तो आपको देखने को मिलेगा आंकड़ा 272। बट इतने से काम नहीं चलेगा, एक कंडीशन और भी है भाई, सबके सब तो उपस्थित नहीं रहते हैं ना। तो जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत।
तो अगर 400 लोग उपस्थित है 543 में, तो 400 का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, और 272 तो होना ही चाहिए, 272 से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, 272 के साथ साथ ये तो मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए। फिर जितने उपस्थित है मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, और वो 2/3 बहुमत 272 से ज्यादा ही होना चाहिए, तब जाकर के विशेष बहुमत कहलाएगा। ठीक है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यह है विशेष बहुमत। और कौन कौन से वो प्रावधान है जिनमें विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है? तो सबसे पहली बात तो भाग 3 की हम बात करें, फंडामेंटल राइट, या भाग 4 की हम बात करें, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की हम बात करें, भाग 3 भाग 4 कुछ भी परिवर्तन करना है तो कैसे होगा? विशेष बहुमत से होगा। जैसे आपको पता है ना कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो किया गया, मोरारजी देसाई की जब सरकार थी, संपत्ति का जो अधिकार, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे चेंज करके क्या कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, क्योंकि वो आर्टिकल नंबर 32 से शिफ्ट होकर के कहां पे, सॉरी 31 से शिफ्ट होकर के वो कहां पर चले गया, आर्टिकल नंबर 300A में चले गया। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 में भी उसके जो प्रावधान है वो शामिल थे संपत्ति के अधिकार के, तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 31 से उन प्रावधानों को शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, आज भी अधिकार तो है आपको और मेरा, लेकिन अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या आप इसे एक लीगल राइट कह सकते हैं, एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे किया गया? ये विशेष बहुमत से किया गया, क्योंकि पार्ट 3 में चेंज हुआ है ना। तो पार्ट 3 मूल अधिकार की बात करें, नीति निर्देशक तत्व की बात करें, यहां पर कुछ परिवर्तन करना है तो ये कैसे किए जाएंगे? विशेष बहुमत से किए जाएंगे। इवन ऐसे सभी मैटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में संशोधन करने की 3 अलग अलग, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, प्रक्रिया की, सॉरी हम लोग अगर बात करें 3 अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया कि वे सभी उपबंध भी जो प्रथम श्रेणी यानी कि जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और तृतीय श्रेणी यानी कि संघीय व्यवस्था में जो शामिल है, मतलब सॉरी, साधारण बहुमत से जिसे संशोधित किया जा सकता है, और तृतीय श्रेणी यानी कि संघीय व्यवस्था जिसमें विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होगी, उनको छोड़ करके जितने भी विषय आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में भी संशोधन कैसे किया जाएगा? इसी प्रकार से किया जाएगा, विशेष बहुमत से। ठीक है, तो पार्ट 3 पार्ट 4 में कुछ भी चेंज करना है तो विशेष बहुमत से होगा, और उन सभी मैटर में भी परिवर्तन विशेष बहुमत से होगा जिन्हें साधारण बहुमत से चेंज नहीं किया जा रहा है, जिन्हें आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन से चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे चेंजेस भी किसके द्वारा किए जाएंगे? विशेष बहुमत के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली जो तीसरा जो प्रकार है वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। तो संविधान संशोधन के भी अलग अलग प्रकार हम देख रहे हैं, पहला तो साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत तो रहेगा लेकिन थोड़ी प्रक्रिया और कठिन, अब आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति भी चाहिए। तो संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े कोई भी प्रावधान जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध हो रहे हैं प्रभावित, उनके लिए राज्य विधानमंडलों की सहमति जरूरी है, और सभी राज्य की नहीं। आधे राज्यों ने समर्थन दे दिया और आधे राज्य समर्थन नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधे राज्य ने तो समर्थन दे दिया, तब भी प्रावधान जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए और आधे राज्य विधानमंडलों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए, और राज्य विधानमंडल साधारण बहुमत से बेसिकली पारित करके क्या करेंगे? अपना समर्थन देंगे। और कौन कौन से वो प्रावधान हैं जिनको ऐसे संशोधित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की हम बात करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की या निर्वाचन की प्रक्रिया की हम बात करें, आर्टिकल नंबर बेसिकली अगर हम लोग बात करें 54 और 55 में जो बताया गया है, इसमें कुछ चेंज करना है तो विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की सहमति से पॉसिबल है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल केंद्र का राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति पूरे भारत का राष्ट्रपति है। भारत में केवल केंद्र सरकार नहीं आती है, राज्य भी आते हैं ना, राज्यों के जो विधायक है वो भी तो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो राष्ट्रपति पूरे देश का है, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है प्रभावित हो रहा है इस कारण से। इसके अलावा हम कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करें, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है, आर्टिकल 73 बेसिकली केंद्र के बारे में बताता है, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अगर इसमें कुछ एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है, तो भी संशोधन होगा, तो फिर राज्यों का समर्थन जो है आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो भी इसी प्रक्रिया से किया जाएगा।
केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण जो है 7वीं अनुसूची की हम बात करें, वो भी इसी प्रकार से किया जाएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये भी कैसे किया जाएगा, राज्यों की सहमति से ही किया जाएगा। और आर्टिकल 368 में ही अगर संशोधन करके कुछ प्रक्रिया में जोड़ तोड़ करना है तो ये भी कैसे होगा, आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है, आधे राज्यों की सहमति भी, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें आप सब याद करते हुए चलेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार से संशोधन जो है किया जा सकता है, किस मैटर में। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में अगर संशोधन करना है तो किस प्रकार से बहुमत की आवश्यकता होगी, तो ध्यान में रखेंगे ना। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संसद की संशोधन शक्ति और न्यायिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आ रहा था, संविधान हमारा लागू हुआ उसके बाद से ही, कि क्या पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास संविधान संशोधन की शक्ति है? क्या पार्लियामेंट की संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो असीमित है, अनलिमिटेड है क्या? क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को, किसी भी अनुच्छेद को कुछ भी परिवर्तित कर सकती है क्या? ये एक बड़ा सवाल मतलब निकल करके आ रहा था जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ ना 1950 में, उसके बाद से ही ये सवाल उठ करके आ रहा था। और इसलिए उठ करके आ रहा था कि क्या संसद भाई हमारे फंडामेंटल राइट, नागरिकों को तो ले दे के कुछ ही चीजें मिली है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट, तो क्या पार्लियामेंट पता चला कोई ऐसी सरकार आ गई जो हमारे फंडामेंटल राइट का ही हनन कर रही है ना? तो क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? तो ये मूल प्रश्न था पहले, और इन्हीं प्रश्नों का जो जवाब है वो कौन दे रहा है? न्यायपालिका दे रहा है, क्योंकि कानून की व्याख्या, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती है। तो जब ये सवाल उठ रहे थे, संवैधानिक प्रश्न उठ रहे थे, तो लोग याचिका ले लेकर जा रहे थे फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि भैया हमारे सवालों के जवाब दीजिए। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण केस है, कुछ महत्वपूर्ण वाद है, जिनमें अलग अलग बेसिकली जजमेंट्स दिए गए, उनके बारे में ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को लेकर, जैसे मैंने बताया कि संविधान लागू होने के बाद से ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए, और 1950 के बाद से ही 1900 मूलता अगर हम लोग बात करें 1980 तक, मिनर्वा मिल्स केस का जब जजमेंट आया तब तक की हम बात कर रहे हैं, इस पर काफी जो है बहस चली, और उच्चतम न्यायालय और बेसिकली अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट, दोनों के बीच एक पॉलिटिकल टसल देखने को भी मिला। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय राजनीति में, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो जब काफी मजबूत हुआ करती थी तब न्यायपालिका जो है ना केंद्र सरकार के फेवर में फैसले दिया करते थे। ये आपको देखने को मिल जाएगा, एक ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो ज्यादा पावरफुल हो रही है, और सरकार के द्वारा जो बेसिकली कार्य किए गए हैं जुडिशरी के द्वारा, उनको मतलब रद्द किया जा रहा है। कई बार ऐसे मौके भी हम देखेंगे, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण केस आया 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का एक केस था। वो बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना, तो जमींदारी कानून जो बेसिकली लागू किया गया था, जिसके तहत शंकरी प्रसाद के बारे में काफी जो उनका जो केस है काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ, काफी ज्यादा विख्यात भी हुआ। बट बेसिकली अगर हम लोग बात करें जमींदारी उन्मूलन कानून, तो ये एक अलग मैटर है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और यूट्यूब पर ही क्लास आएगी इसके बारे में भी, जो हम संविधान की मूल संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, जल्द ही उसको भी हम लोग कवर करेंगे यूट्यूब पर। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या स्टोरी थी शंकरी प्रसाद की, गोलकनाथ की, है ना, तो वो सब केशवन भारती, वहां पर डिटेल से। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि क्या भैया संसद के पास जो संविधान संशोधन की शक्ति है, क्या वो अनलिमिटेड है क्या? तो यहां पर मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। शंकरी प्रसाद का जो केस आया था ना, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि भैया जितने भी जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो है राज्य विधानमंडलों ने बनाए हैं, उनको सभी को 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, और वहां पर 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा जो है वो न्यायपालिका नहीं कर सकती, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कोई भी कोर्ट उनकी व्याख्या या उनको रिव्यू जो है, समीक्षा जो है नहीं कर सकती। तो वो सारे कानून जो है फंडामेंटल राइट, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करने के बावजूद एक सेफ गार्ड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था उसको फिर बाद में चुनौती दी गई थी
क्योंकि शंकरी प्रसाद जो थे वो बहुत बड़े जमींदार थे, इनकी लाखों एकड़ जो भूमि है उनका अधिग्रहण किया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो कैसे कोई बर्दाश्त करता। तो यहां पर उनके द्वारा चुनौती दी गई, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया है वो वैध है पूरी तरीके से। और यहां पर क्या फैसला दिया गया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यानी कि इसका मतलब यह था कि संसद अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी संशोधित करके खत्म भी कर सकती है। ये बेसिकली बताया गया जुडिशरी के द्वारा। अब इसके बाद सेकेंड जो महत्वपूर्ण केस देखते हैं 1965, 1964, 1965 का ये केस था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यहां पर भी उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद मामले के निर्णय को वापस से दोहराया, यानी कि जो निर्णय यहां पर दिया गया था वही निर्णय सज्जन सिंह वाले मैटर में भी दिया। मतलब संसद जो है संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है, इवन वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संशोधित कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यही बात यहां पर भी बताई गई, क्योंकि 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1964 में, जिसको लेकर के यहां पर भी सवाल उठ रहा था, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात दोहराई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1967 का मैटर है, बहुत महत्वपूर्ण बेसिकली जजमेंट है, जहां पर बेसिकली क्या हुआ, गोलकनाथ जो है ना, बेसिकली दो भाई थे। अब मैं इनके बारे में अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं डिटेलिंग करूंगा, है ना, गोलकनाथ के बारे में, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, केशवानंद, सबके बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाले वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए इस प्रमुख जजमेंट में क्या क्या डिसीजंस दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या क्या वर्डिक्ट दिए गए, केवल उनकी बात कर रहे हैं। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने दिए गए जो जजमेंट है, जो शंकरी प्रसाद मामले में, जो सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ भैया पार्लियामेंट के पास पावर है, वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। इस डिसीजन को, इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया 1967 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मूल अधिकार जो है ना काफी पवित्र है और अलंघनीय है। संसद मूल अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 368 जो है केवल संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संशोधन करने की शक्ति नहीं देता। ठीक है, तो मूल अधिकार पर संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली बोला गया, बताया गया आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली व्याख्या की गई किसमें, 1967 में, गोलकनाथ मामले में। अब सरकार का दिमाग गर्म, ऊपर से प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, उनका दिमाग ऐसे ही बहुत गर्म रहता था, उनका दिमाग खराब, यार ऐसे कैसे हो गया। मतलब न्यायपालिका ने हमको चैलेंज दिया, सरकार को चैलेंज कर रही है न्यायपालिका, न्यायपालिका की इतनी पावर बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने न्यायपालिका के डिसीजन को पलटने के लिए संविधान में एक संशोधन किया। कौन सा, ये 1967 की बात है, 4 साल 1971 आ जाएंगे। 1971 में यहां पर इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, गोलकनाथ फैसले का विधायी पलटवार। विधायी पलटवार मतलब अब संसद जो है संविधान में संशोधन कर रही है और उसके माध्यम से ही यहां पर कुछ प्रावधानों को परिवर्तित कर रही है। ठीक है, जैसे क्या, तो गोलकनाथ फैसले के जवाब में संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन पास किया और अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके स्पष्ट लिखा, क्या लिखा कि भैया अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने की पूर्ण संविधायी शक्ति रखती है। और ये बात आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में साफ साफ मेंशन कर दिया गया। अब जब ये मैटर जाएगा तो न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका जो लिखा है संविधान में उसी की तो व्याख्या करेगी ना। तो संविधान में ही संशोधन करके ऐड कर दिया गया, तो वापस से जो गेम है ना, वो किसकी ओर झुक गया, बेसिकली हम बात करें विधायिका की ओर या कार्यपालिका की ओर हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर फिर से इस प्रकार से चीजें हुई। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण केस हम देखते हैं, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का मैटर है। 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 24वां संविधान संशोधन जो किया गया था ना 1971 में, वो पूरी तरीके से वैलिड है, वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, हाँ वो गलत बात थी
और जो अमेंडमेंट करके शामिल किया गया है 1971 में वो पूरी तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन इतने से नहीं ना, यहां पर फिर क्या बोला गया, संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी बताया ना क्लास में, आपको याद होगा कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, तो करंट सिनारियो में बिल्कुल कर सकती है, बट क्या कर सकती है, परंतु न्यायालय ने एक ऐतिहासिक सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में साफ साफ बोल दिया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पूरी शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं कर सकती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आधारभूत ढांचा है। जैसे घर बनता है तो घर बनने के लिए बेसिकली पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है ना, नींव तैयार की जाती है। वैसे ही हमारे संविधान का फाउंडेशन है, हमारे संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे प्रावधान है जिनमें से कुछ प्रावधान जो है बहुत आधारभूत है। अगर आप इनमें चेंजेस करेंगे तो पूरा हमारा संविधान जो है वो पूरा गिर जाएगा। जैसे घर गिर जाएगा फाउंडेशन को कुछ हुआ तो, ठीक उसी प्रकार से तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो वो जो बेसिकली संशोधन है उसे अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे जो जजमेंट है वो दिया गया केशवानंद भारती मामले में, है ना। संसद संविधान का संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती, विकृत नहीं कर सकती, है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि ये तो नया कंसेप्ट है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है? आप बोलेंगे नो, नहीं बताया गया है। एक बार ऐसा भी सवाल मैंने देखा हुआ एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। ये एक नवाचार है, एक इनोवेशन है। किसका? हमारी जुडिशरी का, न्यायपालिका का, जो 1973 में आया केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, तो पहले तो सरकार को लगा गोलकनाथ मामले में क्या दिमाग गर्म किया, तो सरकार ने अपना काम किया। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971, उसके बाद केशवानंद भारती मामले में फिर ऐसा प्रहार किया गया न्यायपालिका के द्वारा जो सरकार अभी तक झेल रही है ना। मतलब बुरा तो लगता है अंदर से सरकार को, है ना। हमारे लिए तो काफी अच्छी बात है जो नवाचार, जो इनोवेशन जो किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर, बट सरकार को ये पसंद नहीं ना। तो वहां पर इंदिरा गांधी को ही पसंद नहीं आया। बाद में फिर 42वां संविधान संशोधन करने की भी कोशिश की जाएगी, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बता दिया गया। अब 1973 में तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है पूरी नहीं है। जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र की हम बात करें, शक्तियों के पृथक्करण की बात करें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति की बात करें, स्वतंत्र चुनाव की बात करें, या अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान के जिनमें संशोधन जो है ना, या जिसमें बेसिकली परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बेसिकली बता दिया गया था। ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर ऐसा किया जाता है संसद के द्वारा तो न्यायपालिका बैठी है उसे खारिज करने के लिए। ठीक है, तो ये मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसको तो मैं अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको एक अलग वीडियो में। इसके बाद फिर सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हो रहा था ना, तो 1976 में एक तो आपातकाल का भी समय था, और 42वां संविधान संशोधन जो है वो पास किया गया। यहां पर क्या किया गया कि केशवानंद भारती फैसले में जो मूल संरचना के द्वारा जो बेसिकली सीमा लगाई गई थी कि भैया संसद जो है संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, कुछ लिमिट है भाई इसकी भी। बेसिक स्ट्रक्चर है उनको वायलेट नहीं कर सकती, उनमें संशोधन नहीं कर सकती संसद, बाकी हिस्से में कर सकती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कौन बताएगा? न्यायपालिका बताएगी। तो यहां पर गेम में स्पोर्ट्स अगर एक चल रहा है क्रिकेट का, तो यहां पर झुकाव किसकी ओर है? न्यायपालिका की ओर। तो दो टीम है, एक है पार्लियामेंट, दूसरी है जुडिशरी। तो यहां पर झुकाव किसकी ओर है? अब जुडिशरी की ओर। अब पार्लियामेंट को कैसे पसंद आए, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया, और आर्टिकल 368 में दो नए खंड जोड़े, 4 और 5, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करो। तो 4 में तो ये जोड़ दिया गया कि किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बोल दिया गया। और 368 क्लॉज 5 में ये बोला गया कि संसद की संविधायी शक्ति जो है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ बताया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो दो प्रावधान ऐड कर दिए गए। लेकिन फिर जब 1980 आया और मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब डिसीजन दिया,
तो यहां पर वापस से जो 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था उसको वापस से यहां पर बेसिकली बताया गया, या बोल सकते हैं वापस से उसी निर्णय को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो धारा है आर्टिकल 368 क्लॉज 4, 368 क्लॉज 5 दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है ना। जिससे क्या हो गया, जिससे संसद की जो विधायी शक्ति है जो उसे असीमित बनाती थी, 368 4 और 5 जो है संसद की विधायी शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित जो बनाई जा रही थी उसको खारिज कर दिया गया। और 1973 में जो निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती मामले में उसे ही वापस से यहां पर शामिल किया गया, दोहराया गया। ठीक है, तो सीमित संशोधन की शक्ति है स्वयं मूल संरचना का हिस्सा। ठीक है, अब एक नया चीज ऐड कर दिया गया कि भैया संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना वो सीमित है, और ये सीमित शक्ति भी मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो करंट सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो क्या पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, तो हाँ पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, प्रक्रिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माना जाता है, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अब कल की डेट में सरकार आए और बोले कि नहीं भारत का राष्ट्र धर्म होगा हिंदुइज्म फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कर सकती सरकार, न्यायपालिका इसे खारिज कर देगी। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, संविधान में संशोधन करके ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। न्यायपालिका की समीक्षा की जो शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसे बाद में परिवर्तित करके चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जितने भी प्रावधान जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर? अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, जैसे कि आपको पता है हम क्लास में शॉर्ट में मैं आपको काफी सारे टेबल्स बना करके देता हूं, तो ये भी ना उसका एक टेबल है। जैसे शंकरी प्रसाद मामले में मुख्य प्रश्न क्या था, क्या संसद फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है? आंसर क्या मिला? हाँ, संसद मूल अधिकार बदल सकती है। सेम चीज जो बेसिकली सज्जन सिंह वाला मामला था 1965 में, वहां पर भी सेम था। फिर गोलकनाथ मामले में क्या हुआ, संसद की संशोधन की शक्ति की सीमा, तो फंडामेंटल राइट में क्या संशोधन कर सकती है? इन्होंने कहा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सब मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है, आपको रिवीजन में आसानी होगी। ये सारा जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, साथ ही पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वैश्विक तुलना। ठीक है, जो महत्वपूर्ण संविधान है अलग अलग कंट्रीज के, उनके साथ थोड़ा तुलना कर लेते हैं। तो भारत और अमेरिका की अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे ना, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव है वो वहां की राज्य विधानमंडल भी ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। ठीक है, 50 अलग अलग स्टेट्स है अमेरिका में, तो वहां पर राज्य विधानमंडल भी ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से। इंडिया में क्या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है, केवल संसद ही संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। राज्यों की सहमति केवल और केवल तब लगेगी जब संघीय मामलों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है, तब वहां पर आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होगी, और उसे भी आधे की हम बात कर रहे हैं। यहां पर तो भैया अमेरिका में क्या है, राज्य विधानमंडल भी संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, और संशोधन हेतु यहां पर क्या है, राज्यों का 3/4 यानी कि 75% राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। तो प्रक्रिया यहां पर बहुत ज्यादा टफ है ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमेरिका में प्रक्रिया काफी टफ है। ब्रिटेन की संविधान से अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर तो काफी आसान है, अलिखित संविधान है। साधारण कानून और संविधान संशोधन में कोई खास अंतर यहां पर है नहीं, दोनों ही साधारण बहुमत से बदले जाते हैं। जबकि इंडिया में आपको पता है कि भारत में साधारण कानून और संवैधानिक संशोधन दोनों की प्रक्रिया में आपको अंतर देखने को मिलेगा। संविधान संशोधन करने के लिए यहां पर विशेष बहुमत चाहिए, साधारण कानून तो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज में यहाँ पर सेम टाइप की व्यवस्था है। यहाँ पर संविधान संशोधन करने के लिए जनता द्वारा बेसिकली जनमत संग्रह पास कराना अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। आई थिंक वो वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो वहां पर तो मैंने बताया हुआ है कि वहां पर बेसिकली क्या होता है, जनमत संग्रह जो है अनिवार्य है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो। और सेम चीज जो है ऑस्ट्रेलिया में भी है।
बट इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में संशोधन करने के लिए आपसे या मुझसे नहीं पूछते भाई। यहाँ पर प्रत्यक्ष जनमत संग्रह जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो करना है हमारे प्रतिनिधि जो हैं संसद में जो गए हैं उन्हीं के द्वारा किया जाना है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। लगभग 1 घंटे के अप्रॉक्स ये क्लास हुई है और इसमें इस टॉपिक को हमने डिटेल से कवर किया है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी सवाल बनाए जाएंगे ना, वो आपसे मिस नहीं होंगे और 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल भी सकते हैं, है ना। ये शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है, जो कंपेयर हमने किया उसी का एक शॉर्ट में टेबल है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है। अगर वीडियो पूरा देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की उन्हें इस वीडियो से लाभ मिल सके। और हार्डली आपको पता है 3 महीने का समय बचा हुआ है एग्जाम में। अगर आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, अगर आपको कोर्स की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आप साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठकर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4999 कोर्स की प्राइस है अभी, और इस बेसिकली वीडियो के थंबनेल में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में, तो 9685569666 ये ना मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है तो। अगर कोर्स से रिलेटेड अगर आपके सवाल है, कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है, बैच कैसे परचेस करना है, क्या क्या आपको बैचेस में मिलने वाले हैं, इस बारे में अगर सवाल है, तो फिर जो थंबनेल में आपको जो नंबर मिल जाएगा आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और क्लास में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मेहनत लगातार करते रहिए। लगभग ना, मैं बता दूं जिन्हें नहीं पता होगा, लगभग 100 के करीब पोस्ट आने की संभावना है पॉलिटिकल साइंस की, और नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ सकता है कुछ दिनों में, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। काफी सारे लोग जो है ना, ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, बट यहां पर आपको समझना है कि नोटिफिकेशन अभी आ रहा है, 3 महीने के आसपास का समय बचेगा, तो ज्यादा समय नहीं है। आपको जितना जल्द आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया लगभग 300 से ज्यादा अभ्यर्थी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सभी जो है काफी पहले से बैच परचेस किए हुए हैं। तो अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन काफी ज्यादा है। आपको पता है कि यार लगभग लगभग तो हम बात करें, पहली बार ही पॉलिटिकल साइंस पर स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी सामने आई है, और इतनी बड़ी मात्रा में 100 पोस्ट भी अगर आ रहा है तो वो कम नहीं है ना। और कंपटीशन आपको पता है काफी ज्यादा है, क्योंकि अगले साल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पॉलिटिकल साइंस के 50 पोस्ट आने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी सारी चीजें, मतलब कितने कितने पोस्ट किस विषय के आ रहे हैं, तो ऑलरेडी जारी कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये जो लेक्चरर की हम लोग बात करें, लेक्चरर में यार आपको पता है कि यहाँ पर तो बीएड भी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ पर सी टेट की बात करें, सीजी टेट की बात करें, या सेट या नेट की बात करें, इसकी अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर जिनके पास बीएड है वो इलिजिबल है, अगर पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर्स है तो आपके पास अगर ये सारी डिग्री है तो आप इस अवसर का फायदा उठाएं, तैयारी करें। हो सकता है आपकी मेहनत को आपकी किस्मत का साथ मिल जाए, आपको एक पोस्ट मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कोई नहीं जानता क्या होगा, आप बस इतना कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मैं पढ़ाने का काम कर सकता हूं, आप पढ़ने का काम कर सकते हैं। तो तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। अगर किसी प्रकार के कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।